नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। सारी दुनिया का जो ध्यान लगा हुआ है ईरान, अमेरिका, इजराइल के वार पर लगा हुआ है, लेकिन एक और वार इसके साथ चल रही है और वो चल रही है इजराइल और लेबनान की, या यूं कहिए कि इजराइल और हिजबुल्लाह की, क्योंकि लेबनान सरकार तो इस लड़ाई से लगभग दूर है। वो तो हिजबुल्लाह के खिलाफ ही अभियान चलाने का लगातार सोच रही है। असल में आप जानते हैं, हिजबुल्लाह को घोषित कर दिया था इन्होंने कि खत्म हो चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह से नॉर्दर्न इजराइल में जिस तरह की लड़ाई चल रही है उसने पूरे इजराइल को परेशान करके रखा हुआ है। नॉर्दर्न इजराइल में कल की खबर है कि 6 मरकावा टैंक, जिनके बारे में इजराइल का दावा है कि मरकावा टैंक दुनिया के सबसे ज्यादा मजबूत टैंक हैं, ऐसे 6 मरकावा टैंक्स को मार दिया है, तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है हिजबुल्लाह ने। और यही नहीं, वो लड़ाई लगातार चल रही है, एक के बाद एक बटालियन बढ़ाई जा रही है। कहा जा रहा है कि इजराइल अब 6 बटालियंस के साथ हिजबुल्लाह का मुकाबला कर रहा है, और उसके बावजूद हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट फायर कर रहा है, आयरन डोम को लगातार बेकार साबित कर रहा है, और नॉर्दर्न इजराइल में कम से कम जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है हिजबुल्लाह ने। कल मैं पैटर्न देख रहा था कि ईरान की जो मिसाइलें गिर रही हैं, एक बात तो मैं बता दूं कि कल रात को जितनी मिसाइलें और ड्रोन्स इजराइल के ऊपर गिरे हैं, जिस तरह का हमला ईरान ने किया है, वो अब तक का सबसे बड़ा हमला था। अगर आपके सामने इजराइल का टूटा फूटा सीन दिखाई नहीं दे रहा है, तेल अवीव से ढेर सारे वीडियोज नहीं आ रहे हैं, तो वो इसलिए कि इजराइल ने पूरी तरह से सेंसर कर रखा है। कल की खबर यह है कि वहां कुछ पत्रकारों को मारा पीटा गया है, इंटरनेशनल पत्रकारों को मारा पीटा गया है। सीएनएन के एक पत्रकार का रिस्ट फ्रैक्चर हो गया है, इस तरह उसकी पिटाई हुई है। तो पत्रकारों को वहां से वीडियोज, वहां से बाकी सारी चीजें नहीं दिखाने दी जा रही हैं, इसीलिए इजराइल की तबाही की तस्वीरें आपके सामने नहीं आई हैं। वरना इजराइल में कल रात को जबरदस्त तबाही हुई है। मैं यही देख रहा था, यही सर्च कर रहा था कि आखिर वहां जो हमले हुए हैं वो किस किस जगह पे हुए हैं। और ये देखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सायरन मैप जो उनका आता है, कहां कहां सायरन बजा है, वो मैप देख लिया जाए, क्योंकि ये मैप अक्सर आईडीएफ खुद जारी करता है अपने नागरिकों को बताने के लिए कि कहां कहां खतरा है। तो ये मैप पक्का वाला होता है। और इसी में मुझे एक मैप दिखा जिसमें मिसाइलों के आने की जो खबर है, या फिर आप यूं कहें कि जो लगातार सायरन बज रहे हैं, वो पूरे के पूरे लेबनान की सीमा पर, लेबनान के बॉर्डर पर बज रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान ने लेबनान के बॉर्डर पर मिसाइलें हिट की हैं, और ये हिजबुल्लाह की मदद के लिए किया गया है। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर कोई समझौता होगा भी तो उसमें हिजबुल्लाह की बात भी शामिल होगी, लेबनान की बात भी शामिल होगी। एक और बात मैं आपको बताऊं, इराक में जो मलेशिया है, जो ईरान की समर्थक है कताइब हिजबुल्लाह, और जिसने अमेरिका के दूतावास पे जबरदस्त बमबारी की है, आग लगा दी है बिल्कुल वहां पर, अमेरिका का दूतावास बुरे हाल में है, उसका भी एक बयान आया। उस बयान में उसका कहना है कि अमेरिकी दूतावास पर बमबारी हम बंद कर सकते हैं, बशर्ते अमेरिका इजराइल से कहे कि वो हिजबुल्लाह के इलाकों पर बमबारी बंद कर दे। अब इसका मानी क्या है? जाहिर सी बात है कि कताइब हिजबुल्लाह के कहने से अमेरिका इजराइल से बमबारी बंद नहीं करवा देगा। यह बिल्कुल जाहिर सी बात है, सब जानते हैं कि इस डिमांड का यह मानी तो नहीं हो सकता कि हिजबुल्लाह के ऊपर बमबारी बंद हो जाए। इस बयान का मानी सिर्फ इतना है, यह बयान इशारा सिर्फ इतना करता है कि इस जंग में ईरान हिजबुल्लाह को साथ लेकर चल रहा है। जो नॉर्दर्न इजराइल में अटैक्स हो रहे हैं वो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं, जो हिजबुल्लाह और ईरान मिलकर कर रहे हैं। और जब भी कोई समझौता होगा, और मैं बार बार समझौते की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि खबर यह है कि वॉशिंगटन ने तीसरी बार ईरान को यह मैसेज भिजवाया है कि आइए बात करें और सीज फायर की कोशिश करें। यह अलग बात है कि उसके साथ यह धमकी जुड़ी है कि अगर सीज फायर नहीं करोगे तो इतना बम कर देंगे, उतना बम कर देंगे। बमों से डरना होता तो ईरान इस जंग में उतरता ही नहीं, अभी तक घुटनों पर बैठ गया होता। ईरान किसी बम से नहीं डर रहा है, और यही वजह है कि उसके नेता और आम लोग ईरान की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, भले मारे जाएं, भले कुछ भी हो। लेकिन यह मैसेज आना कि सीज फायर किया जाए, यह बताता है कि ट्रंप के ऊपर कितना प्रेशर है।
और इसीलिए अगर सीज फायर की कोई बातचीत शुरू होगी उसके पहले ईरान ये क्लियर कर रहा है कि सीज फायर सिर्फ ईरान की बात पर नहीं होगा, सीज फायर में हिजबुल्ला और लेबनान को भी शामिल करना होगा, क्योंकि हिजबुल्ला के साथ जो सीज फायर आपने किया था वो सीज फायर लगातार आप तोड़ते चले गए हैं। तो ईरान दो तरह से प्रेशर बना रहा है, एक तो ये पॉलिटिकल प्रेशर और दूसरा इकोनॉमिक प्रेशर, जिसका असर अब सारी दुनिया में बहुत साफ दिखने लगा है। आगे बढ़ो उससे पहले वही अपील कि अगर आप वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बटन वगैरह जो होता है दबा दीजिए ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहें। साथ में अगर आप हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप 3 रुपए रोज से भी कम की है। आप देख सकते हैं वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन होगा, स्क्रीन पर एक QR कोड होगा, जो हमारा पिन कमेंट और हमारी डिस्क्रिप्शन होती है उसमें आपको लिंक मिल जाएगी। किसी भी रास्ते से आप मेंबरशिप ले सकते हैं, जो भी आसान हो। सुपर थैंक दे सकते हैं। जरूरी है कि आप हमारी ताकत बने ताकि हम पूरी ताकत के साथ लगातार सच ऐसे ही कहते रहें। यूरोप के अंदर गैस प्राइसेस 30% बढ़ गई है। एक दिन में 30% गैस की प्राइस का इंक्रीज होना यूरोप की इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी है। आप ये समझिए कि वैसे भी यूरोप में जो गैस मिलती है वो अमेरिका की गैस से महंगी होती है, और अब उसमें भी 30% की इंक्रीज का मतलब है कि यूरोप के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये 30% की इंक्रीज क्यों हुई है? कतर में कल जिस तरह से ईरान ने बमबारी की उसके बाद गैस प्रोडक्शन को रोक दिया गया है। गैस सप्लाई अब मुश्किल से आएगी, और गैस सप्लाई जब मुश्किल से आएगी तो जाहिर है कि डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई घटेगी, तो प्राइस बढ़नी शुरू हो गई है और अभी तो यह शुरू हुई है। कहा यह जा रहा है कि अगर यही हालात परसू करते हैं तो यह प्राइस 30% की जगह 60-70% तक बढ़ सकती है। और आप समझिए कि अगर यह प्राइस कंटिन्यू करती है तो यूरोपियन इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल होना है। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो कतर से जिन देशों को गैस सप्लाई होती है, सबसे ज्यादा गैस खरीदता है कतर से चाइना, और दूसरे नंबर पर है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के अंदर गैस प्राइसेस और गैस क्राइसिस दोनों एक साथ बढ़ेंगे अगर कतर का गैस प्लांट लंबे समय तक बंद होता है। वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से दुनिया भर में तेल के कीमतों में आग लगी हुई है। भारत जो तेल खरीद रहा है वो उसको क्या पड़ रहा है, क्या रेट पड़ रहा है, इस बात को समझिए। अक्सर क्या होता है, ब्रेंट से हम तुलना कर लेते हैं, ब्रेंट स्टैंडर्ड जो है उससे हम तुलना कर देते हैं जो $103 पर टिका हुआ है। लेकिन ब्रेंट स्टैंडर्ड जो है वो यूरोपियन मार्केट के लिए है। भारत जो तेल खरीदता है, भारत का जो क्रूड पैकेज बनता है उसमें ब्रेंट तो होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो तेल हम खरीदते हैं वो ओमान से खरीदते हैं और दुबई यानी यूएई से खरीदते हैं। और ओमानी जो तेल है, कल भी मैंने आपको बताया था कि 130 तक पहुंच गया था। ओमानी आयल, ओमानी क्रूड आयल जो है वो $150 तक पहुंच चुका है। और अगर दुबई आयल की बात करें तो 130 तक पहुंच चुका है। अगर दोनों का एवरेज निकाल लें या वेटेड एवरेज निकाल लें, सीएनबीसी पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, मैंने उसको देखा, उन्होंने भी यही कैलकुलेशन किया कि अगर वेटेड एवरेज इसका निकालें जो हमको रियल प्राइस पड़ती है, तो भारत इस समय $140 का क्रूड आयल खरीद रहा है। 65-70 से सीधे बढ़कर 140 हो गया है क्रूड आयल प्राइस भारत के लिए। अभी फिलहाल चुनाव वगैरह हैं सामने, तो किसी तरह से कोशिश की जाएगी कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत ना बढ़े, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म में चलता है तो भारत के लिए इसको रोक पाना मुश्किल नहीं होगा, असंभव हो जाएगा। और आप समझिए भारत में पेट्रोल डीजल की प्राइसेस 150-200 रुपए तक पहुंच सकती हैं। रुपए की हालत तो आपने सुबह सुबह देख ही ली होगी। रुपए की हालत यह है कि 93 हम क्रॉस कर चुके हैं, और अगर यही स्थितियां चलती रही तो रुपया डॉलर के मुकाबले 100 को भी क्रॉस कर सकता है अगले महीने 2 महीने में, अगर यह जंग लंबी चली तो। मार्केट डाउ जोन्स गड्ढे में, निफ्टी गड्ढे में, बीएससी गड्ढे में। कल जब डाउ जोन्स डाउन हुआ था तभी मुझे लगा था कि कल जब भारत का बाजार खुलेगा, और उसमें भी एचडीएफसी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो मुझे लगा था कि भारत के मार्केट पर भी असर पड़ेगा, और वो असर इतना होगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। भारत का मार्केट एकदम एनएससी और बीएससी दोनों गड्ढे की तरफ जाते दिख रहे हैं। ये डिटेलिंग मैं क्यों कर रहा हूं? ये डिटेलिंग मैं इसलिए कर रहा हूं कि लंबी लड़ाई अगर चली, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि
आर्मी भेजने के सोच रहे हैं, जमीन पर आर्मी भेजने की सोच रहे हैं। अगर वाकई ये लड़ाई लंबी चलती है तो पूरी दुनिया डिप्रेशन के ऐसे फंदे में पड़ेगी कि वहां से बाहर निकलने में बरसों लग जाएंगे। दुनिया भर में नौकरियां जाएंगी लोगों की, बिजनेस प्रॉफिट कम होगा, आपके बैंक में पैसा पड़ा रहेगा लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होगी, और सबसे ज्यादा हिट होगी अमेरिकन इकॉनमी, जो रोज इस जंग पर इतना पैसा खर्च कर रही है कि उसका कर्जा जो पहले से बढ़ा हुआ है, उसका डेब्ट मैनेजमेंट जो पहले से हिला हुआ है, वो और ज्यादा हिल जाएगा। अगर आप देखें तो पेंटागन ने इस लड़ाई को जारी रखने के लिए $200 बिलियन की मांग की है। अब ये $200 बिलियन अगर आज की स्पीड से देखा जाए तो बहुत होगा तो 1.5 से 2 महीने चलेगा। 1.5 से 2 महीने में $200 बिलियन स्वाहा हो जाएंगे ईरान की लड़ाई में। पेंटागन ने मांगा है, सीनेट दे ही देगी, लेकिन $200 बिलियन अमेरिकी इकॉनमी से निकलेंगे। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी इकॉनमी की हालत बहुत खराब होगी। सैयद अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस खबर को ट्वीट किया है और ट्वीट करने के साथ लिखा है कि इजराइल फर्स्ट टैक्स जो है वो मुबारक हो अमेरिका के लोगों को। वो यही बता रहे हैं कि यह लड़ाई अमेरिका की थी ही नहीं। अब तो यह बिल्कुल क्लियर है कि ईरान समझौते के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अब यह बिल्कुल क्लियर है कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। मैं बहुत डिटेल से तुलसी गबार्ड, जो केंट सबकी बात कर चुका हूं। अब यह बिल्कुल क्लियर है कि इस जंग में पड़ने की अमेरिका के पास कोई वजह नहीं थी। अब यह बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिकन इंटेलिजेंसी कह रहा है कि किसी भी तरह का न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा था ईरान, और इन सब के बावजूद सिर्फ इजराइल के कहने पर या फिर इजराइल के प्रेशर पर यह जंग शुरू की गई। और इस जंग में कितने बिलियन और कितने ट्रिलियन डॉलर लगेंगे ये तय कर पाना मुश्किल है, और जितने पैसे लगते चले जाएंगे अमेरिका की इकॉनमी उतनी ही तबाही की तरफ बढ़ती चली जाएगी। सैयद अराक्ची इसी पर तंज कस रहे हैं। इस पूरी लड़ाई से फायदा किसको हुआ है? इस पूरी लड़ाई से अगर किसी को फायदा हुआ है तो चाइना को और रशिया को। चाइना की इकॉनमी मजबूत कंडीशन में है। चाइना ने अपने हथियार बेचे हैं। चाइना के पास तेल की कमी नहीं है, चाइना के पास गैस की कमी नहीं है। और रशिया जिसका तेल कोई खरीद नहीं रहा था क्योंकि सैंक्शन लग रहा था, वो सैंक्शन हट गया और रशिया लगातार अपना तेल बेच रहा है। कहा जा रहा है कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना डबल कर दिया है क्योंकि तेल की हमको जरूरत है, और बिल्कुल अच्छा किया है। अगर सस्ते रेट पर रशिया से हमें तेल मिल रहा है तो जितना तेल हो सकता है उतना खरीद के रख लेना चाहिए। पहले तो हमारी घरेलू जरूरतें पूरे करने के काम आएगा, और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा होगा तो बाहर हाई रेट पे बेचकर हम अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। दैट्स अ गुड बिजनेस एंड दैट्स अ गुड पॉलिटिक्स। तो रशिया का फायदा होगा जो दुनिया भर को तेल बेचेगा। ईरान के बारे में मजेदार यह है कि सबको लग रहा होगा युद्ध की कंडीशन है तो ईरान का बिजनेस ठप पड़ा होगा, लेकिन डेटा बताता है कि ईरान से तेल की सप्लाई बढ़ गई है और ईरान अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। तो अगर आप दिमाग में आप लगाकर बैठे हुए हैं कि इस जंग से ईरान का सिर्फ नुकसान हो रहा है, तो आप ये नोट कर लीजिए कि सिर्फ नुकसान नहीं हो रहा है। ईरान तेल ज्यादा बेच रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल है उसका, वहां से युआन में तेल खरीदवा रहा है वो, और हर तरह से वहां से प्रॉफिट उठा रहा है। और अब तो यह कहा जा रहा है कि 10% का टैरिफ लगाने वाला है वो। आप लोग टॉल से चलते होंगे हिंदुस्तान में, तो टॉल पे जब जाते हैं तो हर जगह आपको यहां से आगरा जाना है तो 4-5 टॉल पड़ते हैं जहां आपसे वसूली होती है। तो इसी टाइप का इंटरनेशनल टॉल बनाने के मूड में हैं ओमान और ईरान मिलकर। इस जंग के बाद आप अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखेंगे तो इधर जो है वो आपका सी ऑफ ओमान पड़ता है, उधर ईरान पड़ता है। तो फारस की खाड़ी, सी ऑफ ओमान और ईरान, इन तीनों का ही कंट्रोल है। तो ये दोनों मिलकर 10% की लेवी लगाने वाले हैं या टॉल लगाने वाले हैं, जो भी आप समझे, वहां से गुजरने वाले हर जहाज के लिए। और ये ईरान की इनकम का बहुत बड़ा सोर्स हो जाएगा। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 50 साल से जो सबके लिए फ्री थी, अमेरिका ने अपनी गलती की वजह से, अमेरिका ने अपनी हरकत की वजह से ईरान और ओमान को यह मौका दे दिया कि वो वहां पर टॉल लगा सकें या लेवी लगा सकें। ओमान देखिए, सारे अरब मुल्कों में ओमान इस मामले में इस बार अलग हो गया है कि वो लगातार ईरान के ऊपर हुए हमले की निंदा कर रहा है। कल
ओमान के विदेश मंत्री का जो इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल आया है वो जरूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने जिन साफ लफ्जों में अमेरिका और इजराइल की मजम्मत की है वो किसी अरब मुल्क के लिए बड़ा स्पेशल है। और आप देखिए कि बाकी अरब मुल्कों की क्या हालत है। साथ में रियाद में इकट्ठा होते हैं, बयान देते हैं। बयान क्या देते हैं? मजम्मत करते हैं ईरान जो तमाम अरब मुल्कों के ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन इस बात पर एक लफ्ज नहीं बोलते हैं कि ईरान पर जो हमला हुआ है वो गलत है कि नहीं। ईरान जो कर रहा है वो सेल्फ डिफेंस में कर रहा है। अगर आपके यहां अमेरिका के बेसेस और अमेरिका के इंटरेस्ट नहीं होते तो ईरान आप पर हमला नहीं करता। अगर आपकी जमीन और आपके आसमान का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं किया जाता तो वो आप पर हमला नहीं करता। जेफरी सैक्स जो है वो अमेरिका के बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं और पॉलिटिकल मामले की बहुत शानदार समझदारी रखते हैं। उनका एक वीडियो मैं देख रहा था, वीडियो तो आपको दिखा नहीं सकता, वही कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन उन्होंने बहुत साफ कहा कि अरब मुल्क या तो इडियट हैं और या तो सब कुछ जानकर इडियट बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकन बेस जब आप अपनी धरती पर बनाते हो तो यह आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं होता। इस बात की गारंटी जरूर होता है कि लड़ाई अमेरिका शुरू करेगा और आप अनचाहे में शामिल हो जाओगे, जैसा कि हुआ है। उन्होंने यह बताया कि कैसे सऊदी अरबिया की जमीन से, कतर की जमीन से, यूएई की जमीन से हमले किए गए हैं और इसीलिए बदले में हमला होगा। और उन्होंने याद किया वो बहुत फेमस डायलॉग जो कहता है कि अमेरिका की दुश्मनी तो खतरनाक है लेकिन अमेरिका की दोस्ती फैटल है, यानी अमेरिका से दोस्ती करने का मतलब है आपकी बर्बादी तय है। और वो अरब मुल्कों को याद दिलाता है कि तुम जो कर रहे हो वो दरअसल सिर्फ इतना बता रहे हो कि अमेरिका के तुम वैसल स्टेट हो, तुम अमेरिका के गुलाम स्टेट हो, इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अब सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री का बयान आता है। वो साहब कहते हैं कि इस जंग के पहले भी ईरान के प्रॉक्सी पूरे अरब वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। ये भूल गए कि यमन के अंदर 5 लाख लोगों को भूखा मारने की जिम्मेदारी सऊदी अरबिया पे ही तो है। और अभी यमन के अंदर से जिनको इन्होंने हटाया है, जिनका खात्मा किया है, वो इनके पड़ोसी यूएई के हैं। यूएई के सपोर्ट से गए हुए थे। अभी तो यूएई और सऊदी अरबिया में अच्छी खासी जंग जैसी स्थिति बनी हुई थी। और भी अगर याद दिलाया जाए, यही सऊदी अरबिया और यूएई हैं जिन्होंने मिलकर कतर को सीज किया था, जिस पर सुबह मैंने बात की थी। तो इनको ईरान डिस्टर्ब करने वाला लग रहा है क्योंकि इजराइल की मुखालफत कर रहा है। जब लेबनान में 80s में हमला किया था इजराइल ने और कब्जा करता चला जा रहा था, तब सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री ने क्यों कुछ नहीं कहा? क्यों नहीं सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री ये बात कह पाते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितने सारे तमाशे हो रहे हैं, उनके जड़ में इजराइल है और इजराइल इसलिए है क्योंकि उसको अमेरिका की शय है। ये कहने की हिम्मत नहीं है। ये कहने का मतलब है ट्रंप नाराज हो जाएगा। और लावरोव इस बात को कह ही चुके हैं कि बहुत सारे अरब नेशंस ऐसे हैं जो खुदा से कम डरते हैं, अल्लाह से कम डरते हैं और ट्रंप से ज्यादा डरते हैं। उसी बात को सही साबित कर रहे थे रियाद में इकट्ठा होकर अरब मुल्कों के सारे प्रतिनिधि। तो सवाल यह है कि जब सारी बर्बादियां हो रही हैं तो क्या इजराइल तबाह नहीं हो रहा है? इजराइल जबरदस्त तबाह हो रहा है। मैं आपको बताऊं, उसके कई इंपॉर्टेंट लीडर्स और कई इंपॉर्टेंट आर्मी ऑफिसर्स मारे गए हैं, जिसकी खबर आपको महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद मिलेगी। और किसी ऑफिसर या किसी मिनिस्टर के मरने भर से देश कमजोर नहीं होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज लगभग हाल्ट पे हैं उनकी। जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है। ढेरों बिल्डिंग गिरी हैं, मोसाद की बिल्डिंग्स, आईडीएफ की बिल्डिंग, ढेरों हमले हुए हैं। हाइफा पर हमला हुआ है, उनके पोर्ट्स को नुकसान पहुंचा है। बेन गुरियन एयरपोर्ट को ऐसा नुकसान पहुंचा है कि एयरवे जो है उनका पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। रेलवे ट्रैक कल तोड़ दिया गया है तो रेलवे उनका बंद पड़ा हुआ है। बहुत तरह का नुकसान हुआ है। बस ये है कि मीडिया पर बैन लगाया गया है, सेंसर लगाया गया है, इसलिए खबरें बाहर नहीं आ रही हैं। तो जंग एक ऐसी चीज होती है जिसमें फायदा बहुत मुश्किल से किसी का होता है। इस जंग में जितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं सबका नुकसान हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा किसी के सामने है तो अमेरिका के दुनिया का लीडर बनने के चक्कर में जो हर जगह उसने जंग और तमाशा और सारा कुछ किया है, ऐसा लगता है कि ईरान उसका वाटरलू हो सकता है। एक ऐसी जगह हो सकता है इतिहास में, तारीख में एक ऐसी घटना की तरह दर्ज हो सकता है जहां पर अमेरिका की सारी दादागिरी ठिकाने से लग जाएगी, डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं रह जाएगा और अमेरिका वर्ल्ड पावर होने की जगह अपनी ही इकॉनमी, अपनी ही कंट्री को संभालने में बर्बादी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ये फिलहाल लग रहा है। आगे जो जैसे होता है मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। बहुत शुक्रिया। मैंने यूट्यूब पोस्ट में लिखा था कि स्टैंड इन ईरान वाली टी शर्ट आप खरीद सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये टी शर्ट कैसे खरीद सकते हैं। लिंक तो हमने वहां भी दिया था।
इस टी शर्ट को जो मैंने पहनी हुई है ये अलग अलग कलर अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर ये और ऐसी ढेर सारी हमारी टी शर्ट्स आप खरीद सकते हैं।